हेलो एवरीवन, आप सभी का बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जहां आपको पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी की नई सीरीज। यह एनसीईआरटी की सीरीज आप यूपीएससी, एमपीपीएससी और स्टेट पीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें महत्वपूर्ण साबित होगी। इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है कक्षा 6वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से, जिसका चैप्टर 1 जिसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। और इसका चैप्टर 2 जिसका पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हम लेकर आए हैं पार्ट 2। चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। और हम इसमें जान रहे हैं कि हम किसी भी स्थान की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि वह कहाँ पर है। जैसे कोई देश कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कोई द्वीप कहाँ स्थित है, उन सभी चीजों की जानकारी में ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं मदद करती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। तो बच्चों, हमने अभी तक ग्लोब के बारे में जाना है, उसके बाद में हमने अक्ष के बारे में जाना, उसके बाद में हमने जाना कि विषुवत रेखा क्या है। विषुवत रेखा के बाद में हमने देखा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। वहीं हमने देखा था कि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो क्या करती होती हैं, तो वो होती हैं 179। जी हाँ, 179। जबकि जो अक्षांश वृत्त होते हैं, है ना, जो अक्षांश वृत्त होते हैं वो होते हैं 181। ठीक, इतना हमने जान लिया था। हमने ये भी जाना था कि अक्षांशों जैसे ये हमारी जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। अब इस ग्लोब में क्या देख रहे हैं आप लोग कि ये अक्षांश ने मतलब कई अक्षांश हैं, उन्हें हमने किन किन डिग्रीज पर डिवाइड किया है और उनका नाम क्या क्या है ये भी हमने हमारी पिछली क्लास में जान लिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास। तो पिछली कक्षा में हमने ग्लोब के बारे में देख लिया था, अक्ष के बारे में देख लिया था हम लोगों ने, और हमने देखा था विषुवत वृत्त के बारे में, ठीक है, और अक्षांश और समांतर रेखाओं के बारे में भी हमने देख लिया था। वही हमने देख लिया था कि महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं, वो भी हमने हमारी पिछली कक्षा में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। तो आइए क्या बोल रहा है ये हम इसे समझ लेते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में, ठीक है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपकी पृथ्वी, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5, ये 23.5, ये है आपका 66.5 और ये भी 66.5, ठीक है। अब देखिए, ये 90 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश और ये क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और ये 66.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये मकर, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त,
ठीक है। और ये दक्षिण उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पे, मतलब इन सभी अक्षांशों पे, इतनी जगह पर जो हमारा सूर्य है वो क्या करता है, दोपहर में एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगा, किसी भी अक्षांश के ठीक ऊपर आता है। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, इस वजह से यहाँ पे ऊष्मा अधिक होती है, जिस वजह से इतने क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे क्या पढ़ रहा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। क्या कह रहा है ये जो ये कर्क रेखा है यहाँ पे और जो मकर रेखा है, इसके बाद में जो ये सूर्य है यहाँ पे या फिर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ठीक है, और जो किरण होगी वो कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। ठीक है, कैसे पड़ेगी, तो तिरछी पड़ेगी, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा ध्रुव वृत्त के बीच, कहाँ पे, कर्क रेखा और ध्रुव वृत्त के बीच, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में कौन सा मौसम होगा, तो ठंड, मध्यम तापमान क्या होगा, तो मध्यम रहता है। कैसा रहता है, मध्यम रहता है। यहाँ पे तापमान कैसा है, तो यहाँ तापमान है मध्यम, है ना, जिस वजह से इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं शीतोष्ण, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, कटिबंध। क्लियर। और उत्तर ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो सूर्य की जो किरण है वो क्षितिज से ऊपर नहीं जाती है, जिस वजह से यहाँ पे ठंडा मौसम होता है, और ठंडा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, शीत कटिबंध होता है। क्लियर बच्चों। चलिए, जब आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो हम इसके नोट्स बना लें। हमने पहले नंबर क्या देखा है, तो हमने उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस समय जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है। ठीक है, और इनके बीच के अक्षांशों पर दोपहर में सिर पर कब होता है, तो वर्ष में एक बार। ठीक है, होता है। इस वजह से क्या होता है, इन अक्षांशों पर क्या होता है बच्चों, तो अक्षांश जो तापमान है वो कैसा होता है, तो तापमान होता है अधिक, ठीक है, या फिर गर्म होता है, जिस वजह से हम इसे क्या कह रहे होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, किस अक्षांश में पाया जाता है,
तो आप बता सकते हैं कि यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। ठीक है, और इनके बीच के अक्षांश दोपहर में सिर पर होता है। ये ऐसी घटना वर्ष में एक बार होती है, इसलिए यहाँ पे तापमान अधिक होता है और ये इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्लियर? हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड क्या है हमारा? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो सूर्य है वो क्या होता है कि कर्क या मकर रेखा से ऊपर नहीं जाता, के बाद अक्षांशों पर नहीं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? तो तिरछा पड़ता है। जिस वजह से क्या होता है? तापमान मध्यम होता है। ठीक है, और तापमान मध्यम होता है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं, कटिबंध। ठीक, और आपको ये तो पता चल ही गया है कि कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो ये पाया जाता है एक मिनट, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाता है बच्चों कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त तक, और ये मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड को ठीक है, अब तीसरा क्या पढ़ा हमने? हमने तीसरा देखा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहाँ से कहाँ तक? सबसे पहले सूर्य प्रकाश जो है वो क्षितिज से ऊपर नहीं, जिस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे? तापमान ठंडा, इस वजह से ठंड बहुत, ये तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, ये भी दो गोलार्ध में ही होगा आपका,
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या, तो ये मिलेगा आपको कहाँ से कहाँ तक, उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक, और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा इतना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को ये चीज। अब है देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। क्या बोला उसने, कुछ स्थान, जैसे मान लो ये आपका ग्लोब है, ये हमारा विषुवत, ये कर्क और ये हमारा मकर। मान लो हमारा जो इंडिया है वह यहाँ लोकेट, यहाँ पे। अब आप कैसे बताएंगे कि भाई यह एक्यूरेट है कहाँ पृथ्वी पर। अब आप पता चल गया आपको, मान लो कि ये कि 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये है कहाँ तक, है ना। तो इस पूरी जानकारी को कहाँ से कहाँ तक है ये, इस पूरी जानकारी को जुटाने के लिए ही क्या किया गया, तो अब देशांतर की आवश्यकता पड़ी। अब जैसे यहाँ पे एक वो दिया है, देखो बोल रहा है आगे, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो देखो बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में कि ऐसे दो द्वीपों के नाम बताइए जो एक ही अक्षांश पर स्थित है। वो आपको चाहे अक्षांश ना बताए, लेकिन वो आपको क्या करेगा, वो आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोंगा और मॉरिशस द्वीप ऐसे दो द्वीप हैं जो कि एक ही अक्षांश पर स्थित है ना, और एक ही गोलार्ध में, ठीक है। अब उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से, कहाँ से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। मतलब पूर्व की ओर या फिर पश्चिम की ओर जो भी स्थान है उसकी दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं कि नहीं, ये जो रेखा है इन्हें हम क्या कह रहे हैं, देशांतरीय यामोत्तर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। कैसे, ये जो किनके जो ये रेखाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है इनको हम किसमें, अंशों में, मतलब डिग्री में। मान लो ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, 45 60 डिग्री, ठीक है। 60 के बाद में ये आपका हो गया 75 में, फिर ये ऐसे 90, ऐसे करके इनको अंशों में मापा जाता है। अंश को मिनट में तब मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जैसे भी देशांतरी या उत्तर आपस में मिलती है।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो चलो इसको मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, हमने अक्षांश पढ़ा था, ठीक है। अक्षांश के बारे में हमने क्या कहा था कि क्या है ये? काल्पनिक ही रेखा है, पढ़ा था हमने, ठीक है। और क्या पढ़ा था इसके बारे में हमने, बताइए। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? चलिए, काल्पनिक रेखा है ये, और क्या है ये भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई है। ये हमने हमारी पिछली कक्षा में देखा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो देशांतर है वो क्या है। क्या देशांतर? थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ ताकि कुछ कंपेयर करना होगा तो हम कर सकते हैं अच्छे से। अब देशांतर क्या है? तो देशांतर जो रेखाएं हैं बच्चों, वो क्या है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची काल्पनिक रेखा, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? सॉरी, इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमने यहाँ पे एक चीज देखा था कि जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश क्या बना रहे थे? अक्षांश बनाते हैं पूर्ण वृत्त। अक्षांश क्या करते हैं? तो ये पूर्ण वृत्त बनाते हैं। ये देशांतर के बारे में क्या कह रहा है कि ये क्या है? अर्थ वृत्त बनाते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे बताया गया है आगे कि उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ठीक है। इनके बीच की दूरी, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि अक्षांश क्या कर रहे थे? अक्षांश, जो अक्षांश है ना, जो अक्षांश रेखाएं हैं की जो लंबाई है वो क्या हो रही थी? ध्रुवों की ओर जाने पर भी घट रही थी। घटती है ना। ये दो पॉइंट हमने देखा। और जहाँ सभी देशांतरीय रेखाएं आपस में मिलती है उसे यामोत्तर। कहाँ मिलती है? यामोत्तर आपस में मिलती है। कहाँ पर? ध्रुवों पर शून्य हो जाती है और वहीं सभी रेखाएं मिलती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखना है कि भाई जो हमारा देशांतर है ये क्या कर रहा है? तो ये अर्धवृत्त बना रहा है, अर्धवृत्त बनाता है, ठीक है। फिर क्या? ध्रुवों की तरफ उनके बीच की दूरी घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है।
हमने एक पॉइंट, ये हमारे क्लियर हो गया, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामुत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो अक्षांश थे भाई, वो क्या थे, उनकी लंबाई क्या थी, समान नहीं थी। जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो देशांतरीय रेखाएं हैं, है ना, इनकी लंबाई क्या है, समान है। ठीक है, समान है। कैसे, वो बताती हूँ मैं भी आपको। देखो, ये हमारी अक्षांश रेखाएं, यहाँ पे बहुत बड़ी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी। लेकिन जो हमारी देशांतर रेखा है, ये देखिए उसकी एक लंबाई, ये उसकी सेकंड लंबाई, है ना, ये क्या है, सभी समान है। इसलिए कहा गया है कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न जो देशांतर रेखाएं होती हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, समान होती है तो क्यों, इसलिए उसे संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि क्या, कि राजकीय वेधशाला, राजकीय वेधशाला कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है वो, ग्रीनिच में। ठीक है, कहाँ है, तो ग्रीनिच में स्थित है। से गुजरने वाली यामुत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामुत्तर को प्रमुख यामुत्तर कहते हैं। देखो हम डायग्राम देखते हैं, हम इसे घुमा तो नहीं पा सकती, पर देखो ये दिख रही है आपको लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, यामुत्तर, देशांतर। ठीक है, इसलिए बोला कि जो ग्रीनविच है, जो राजकीय वेधशाला है, वहां से गुजरने वाली यामुत्तर से अगर आप पूर्व की ओर, है ना, और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। अब आगे क्या कहते हैं, और हमें एक चीज, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रमुख यामुत्तर कहते हैं। 0 डिग्री को क्या कहते हैं हम, प्रमुख यामुत्तर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामुत्तर तथा 180 डिग्री यामुत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों, है ना, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जैसे देखो ये 0 डिग्री, ओके, अब देखिए ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री, और सेम इसी के जस्ट पीछे क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर पूर्व हो या पश्चिम, दोनों एक ही रेखा है। आप इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री पूर्व भी उसे बोल रहे हैं, इधर से जाएंगे तो पश्चिम भी उसे बोल रहे हैं। ठीक है, तब गणना करते प्रमुख यामुत्तर 180 यामुत्तर, है ना, ये यामुत्तर और 180 डिग्री यामुत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में, मतलब कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे हम पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामुत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला वो हम नोट करते हैं। क्या निकला यहाँ पे पॉइंट, क्या निकला, सबसे पहले कि ब्रिटिश
राजकीय वेधशाला कहाँ पर है? शाला तो ग्रीनिच में है। इसी ग्रीनिच से हमारा प्रमुख यामोत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर है ना, खींची गई है, रेखा को खींचा गया है। ठीक है, फिर क्या है, तो यहाँ पर 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी। ठीक है, वहीं 0 डिग्री और 180 डिग्री जो देशांतर है वो क्या कर रहा है, तो वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। विभक्त करता है। पहला पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि चाहे 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध हो तथा पश्चिमी गोलार्ध, ये दोनों क्या है, तो ये एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, एक 180 डिग्री और एक 0 डिग्री, टोटल कितने अक्षांश है हमारे पास। एक और चीज नोट कर लेना आप लोग कि जो ग्रीनिच है ना, जो ग्रीनविच है कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड भी आ सकता है। ठीक है, इंग्लैंड भी आ सकता है, आप लोग को पूछा जा सकता है। हमने अब ये हो गया। अब सबसे पहले ये कि देशांतर क्या करता है, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो देशांतर रेखाएं हैं भाई, ये क्या कर रही होती हैं, तो ये सबसे इनका महत्व क्या है देशांतर का, तो देशांतर का महत्व क्या है, तो ये क्या करती है, समय की गणना, समय ज्ञात करने में हमारी मदद करती है, में क्या होती है, उपयोगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ग्रीनिच है, जो ये 0 डिग्री यामोत्तर है, ये कहाँ, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, तो इसका आंसर है क्या क्या हो सकता है, बताइए आप लोग को पता होगा। तो ये है यूके, फ्रांस, ठीक है, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना, घाना, टागो। और अगर महासागर में देखें तो ये दक्षिणी महासागर और अटलांटिक महासागर से भी होकर गुजरती है। अंटार्कटिक, कौन सा, अंटार्कटिक महासागर से।
ठीक है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ऐसे बोल सकते हैं इसमें कि यूके फ्रेंड स्पेन आया, स्पेन आया, माली, बुर्किना, घाना, टोगो। ठीक है। यूके फ्रेंड स्पेन आया, आया से क्या हो जाएगा? अल्जीरिया, माली, बुर्किना, घाना, टोगो। ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रहा है? जानकारी हमें बता रहा है ये। जब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामित्रों के द्वारा बनाई गई ग्रिड को देखो, है ना, इन ग्रिड को देखने के लिए बोल रहा है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश पर एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्या बोला उसने? कि भाई ये है हमारा 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। ठीक है। यही कहीं से 0 डिग्री देशांतर जा रहा है। वो कह रहा है कि 26 डिग्री, तो मतलब कहाँ पे? यहाँ पे मान लो 26.5 डिग्री यहाँ पे। ठीक है। उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व। और मान लो कि ऐसे ऐसे करके आए अपन 15, है ना, 30, ऐसे ऐसे करके, और मान लो कि यहाँ कहीं पर हो रहा है 90 डिग्री पर स्थित है, तो असम में धुबरी। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि धुबरी की लोकेशन क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि असम में जो धुबरी है वो कौन से अक्षांश पर है और कौन से देशांतर पर। तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलती है। मैंने आपको बताया अगर हमारे पास मैप होता है हम देखते एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगा। ठीक। इसको समझने के लिए कागज पर समान बिंदु वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखा को संख्या 1, 2, 3 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द, ध नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्ववत। ये तो ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को इतना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही बताया गया, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक हो तो वह देखना। देखो इंग्लैंड से निकल रही है ना। फिर मैंने कहा था इंग्लैंड यानी कि यूके, फिर फ्रांस फ्रेंड, है ना, स्पेन से भी हो रही है। ठीक है, स्पेन से, फिर अल्जीरिया, है ना आया। उसके बाद में क्या? माली, माली, माली के बाद में घाना, टागो, और नीचे देखेंगे दक्षिणी सागर और अंटार्कटिका महासागर से होकर ये गुजरता है। ये हमने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि व्रत ये तो हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समान सबसे लंबी होती है। यहाँ पे आपको दो बात जानने को मिली देशांतर में। सबसे पहले कि क्या करती है, समय की गणना करती है, समय ज्ञात करने में मदद करती है। दूसरा कि जो
हमारी छाया है वो कब लंबी, छाया कब छोटी और कब लंबी बनती है? तो छोटी बनती है कब? दोपहर में, और लंबी बनती है सूर्य उदय प्लस सूर्यास्त के समय। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। समझ में आया? हमने देखा कि भाई ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा यामोत्तर है प्रमुख। अब इस यामोत्तर पे अगर इसके ऊपर सूर्य होगा, इसके ऊपर ये नहीं कि इसके ऊपर जाएगा, सूर्य हमेशा यहाँ रहेगा और जब हमारी पृथ्वी रोटेट करेगी और जब जो ये प्रमुख यामोत्तर है ये सूर्य की ओर होगा, तब जो क्या बोलते हैं, ये पड़ेगी, किरण पड़ेगी, है ना। तो वो कैसे उस समय क्या होगा कि उच्चतम बिंदु पर होगा क्या, इसका प्रकाश या सूर्य का। तो कहाँ पे आपको याद पता है क्या? इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस, स्पेन, फिर अल्जीरिया, माली, घाना, टागो, दक्षिणी महासागर और अटला। अब यहाँ तो क्या तिरछा होगा तो इतना नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ये चीज आपको समझ में आ गई। उस समय यामोत्तर पे से सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, वापिस से बनाती हूँ मैं डायग्राम आपको। सॉरी, ये 0 डिग्री, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि पृथ्वी जो है हमारी वो ऐसे रोटेट हो रही है। कैसे रोटेट हो रही है? तो ऐसे हो रही है ना, ये पश्चिम है तो ये पूर्व है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट हो रही है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है ना, पूर्व में है, उनका समय क्या होगा? ग्रीनविच से आगे होगा, प्लस में होगा क्या समय। जो देश इस ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है उनका समय ग्रीनविच से प्लस में होगा, है ना, और जो पश्चिम में है उनका क्या होगा? समय माइनस में होगा, ठीक है, पीछे होगा। समय के अंतराल की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। अब अपनी समझते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। चलो मैं आपको ये समझाती हूँ। सबसे पहले क्या कि जो पृथ्वी है ये हमने देख लिया क्या कर रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अब ग्रीनिच से जो भी देश पूर्व में स्थित है उनका समय क्या होगा? प्लस में होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा? उनका समय माइनस में होगा। आप लोग इसे नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया इन्होंने, क्या बोला कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। क्या कर रही है पृथ्वी? पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? तो 360 डिग्री घूमती है।
तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? हुँ? तो क्या करेंगे हम लोग? 360 डिग्री अपॉन में 24 कर देंगे। 24 को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आता है 15। तो 1 घंटे में कितना घूमती है पृथ्वी? 15 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में कितना घूमेगी बच्चों? तो 15 में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। कितने? 60। तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60। तो 1 मिनट में, सॉरी, 1 मिनट में कितना घूमेगी ये? तो 1 मिनट में ये घूमेगी कितना? आपने गलत कर दिया, अपन थोड़ा सा रुक के देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में क्या बोला उसने? 1। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि 60 मिनट में कितना? 15। तो 1 मिनट में कितना? 60/15, तो 4, है ना? तो हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 मिनट में, 1 मिनट में 4, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 15 डिग्री जब वो 60 मिनट में घूम रही है तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी? तो 1 डिग्री घूमेगी वो 4 मिनट में। क्लियर? अब जब ऐसा है तो 1 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमेगी। 2 घंटे में कितना घूमेगी? तो 30 डिग्री घूम जाएगी। 3 घंटे में कितना? तो 45, है ना? ऐसे चलेगा। आगे देखो क्या कह रहा है। कि 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, यहाँ कितना बज रहा है? दोपहर का 12, ठीक है? तो तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में, मान लो ये है 15 डिग्री पूर्व, तो ये 15 डिग्री पूर्व में समय क्या हो रहा होगा? तो हमने देखा कि 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो 15, तो इसमें 1 प्लस कर दो, तो कितना? 1 घंटे। कितना बज रहा होगा? 1 बज रहे होंगे। कहाँ? पूर्व में, यानी वहां सुबह और, ठीक है, और पश्चिम का समय क्या? 1 घंटे पीछे, तो यहाँ पे क्या? 11। तो यहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे और यहाँ दोपहर के 1 बज रहे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या हो रही होगी? मध्य रात्रि हो रही होगी। पता है ना कि 180 और 0 डिग्री मिला के दोनों को विभक्त करते हैं, तो ये 12 बज रहे हैं तो उसका 24 घंटे पूरा उल्टा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान को स्थानीय समय, उस स्थान का स्थानीय समय होगा। अब आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम अलग अलग समय क्यों मानते हैं? ये क्वेश्चन है। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से
होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। ठीक है, अब बहुत मान लो हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 डिग्री पूर्व से, है ना, 97 डिग्री पूर्व तक है। तो ये क्या अलग अलग देशांतरों से होकर गुजर रही है ना। तो इसकी समय सारणी बनाना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 1 डिग्री देशांतर मतलब 4 मिनट का अंतर पढ़ा भी हमने। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो भारत में जो गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। कहाँ पे? गुजरात का और असम का जो डिब्रूगढ़ है इसके बीच में कितना अंतर है? 1 घंटे 45 मिनट। यानी कितने देशांतर हो गए? तो 1 घंटे में मतलब 15 डिग्री ये और 45 मिनट तो 45, तो 4 का क्या होता है? 4 मिनट में 1 डिग्री, तो कितना? 4 एकम 4 और सॉरी फिर 11, 11.5 मान लेते हैं, है ना। तो 11.5 डिग्री ये, यानी कि कितना? 26.5, है ना। 26.5 डिग्री देशांतर का अंतर है दोनों के बीच में। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। तो ये हमारा मानक समय है। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, इसमें भी वही लॉजिक, इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस। ठीक है, किसे माना गया है भारत में? 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट नोट करना है कि भारतीय मानक समय क्या है? तो भारतीय मानक समय क्या है आपका? 82.5 डिग्री पूर्व। अब एक और क्वेश्चन ये है कि ये 82.5 डिग्री जो पूर्व है कि जो हमारी यामोत्तर है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब क्वेश्चन दिया है क्या? कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न मतलब दोपहर में शुरू होगा। कहाँ हो रहा है? लंदन में। अभी हमने देखा ग्रीनविच के पास ही लंदन है अभी हमने देखा था। तो मान लो ये रही हमारी ग्रीनविच, ठीक है, और ये रहा हमारा भारत। तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे, है ना, बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतराल है? तो भारत ग्रीनिच के पूर्व कितने? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का ग्रीनिच समय कितने इनके बीच में कितना गैप है? 5 घंटे 30 मिनट का। ये 82 डिग्री, ठीक है। 15 का अगर हम टेबल देखें तो कितना हो जाएगा आपका? 5:75, है ना। तो 5 ही हो गया। कितना बचा यहाँ पर आपका? तो 6, तो बस 610 ले लिया आपने, तो 15 6 30, तो जो भी, तो ये कितना? 3 घंटे 5 घंटे 30 मिनट का अंतराल है दोनों के बीच में। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे, ठीक। कुछ देशों का जो होता है देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय
क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब एक समय यहाँ पे एक और एक चीज आ गया कि क्या कि क्या एक से अधिक मानक समय हो सकता है? एक से अधिक मानक समय हो सकता है? तो हाँ, तो आपको मुझे बताना है कि किन किन देशों के पास एक से अधिक मानक समय है। इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट कक्षा में दूंगी अपने। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसी के बेस पर। 1 सेकेंड दीजिए मुझे। हम कुछ क्वेश्चन ना हमारे अभी ये हमने जब 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अब हम इनके क्वेश्चन लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। तो मैं आपको बहुत जल्दी या नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू की लूंगी, जिसमें मैं सौर मंडल वाले चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों को, और ये ग्लोब वाला हमारा जो ग्लोब का चैप्टर है इसको भी वहां पे सॉल्व करवाऊंगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। और जो मैंने आपको भी बताया कि मैंने आप लोग को भी बताया है कि क्या बताया कि 15 डिग्री मतलब 1 घंटा है ना, और 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। तो इस पे कई क्वेश्चंस आए हैं बच्चों पेपर्स में, ठीक है। तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे मैं आपको लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग ने अच्छे से पढ़ा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है हम देखते हैं, पृथ्वी की गतियां, जो कि हम हमारे नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक क्लास पहले क्वेश्चंस की होगी, उसके बाद में ये वाली क्लास होगी। तो आप अपने दोनों चैप्टर्स का रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। देखो कुछ दिया है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है। तो अभी हमने देखा प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है, ये अभी हमने देखा। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, तो क्या ध्रुवों के, विषुवत के या कर्क के, तो ध्रुवों के पास पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या है 360। 360 कैसे, हमने देखा 180 डिग्री पूर्व होता है, 180 पश्चिम, ये तो एक हो गई, एक 0 डिग्री, तो ये 180 180 कितना हो गया 360। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांशों एवं देशांतरी यामोत्तरों का जाल है। मकर रेखा किस पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री साउथ पर स्थित है या में स्थित है, और कहाँ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। सॉरी, भारत का मानक यामोत्तर है क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्व। 0 डिग्री यामोत्तर को प्रधान या प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती है, तो ध्रुवों की तरफ घटती है। उत्तर ध्रुववत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, क्लियर। एक और देखो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन से होंगे, देख लो। पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो जियोड, जो भूआब जिसे हम कहते हैं, भूआब के आकार की हमारी पृथ्वी है। ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का आयाम है, 3D इमेज है। कर्क रेखा पर अक्षांशीय मान क्या है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर में। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध।
अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखाओं के समांतर खींची गई हैं, और देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वहां सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि क्या है, वहां का समय पीछे है ना, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, और गति करते समय क्या होता है, सूर्य सबसे पहले भारत में और फिर ग्रीनविच पर एंटर होता है। और ये भी देखा हमने कि इसके बीच में शाम के 5:30 बजते हैं, तो इससे क्यों होता है कि इनके बीच में कितने से डिस्टेंस है, तो 5 घंटे 30 मिनट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारी इस क्लास को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके लिए ऐसी क्लास आती रहेंगी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 सेकेंड रुकिएगा। कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग हमारा ये चैप्टर। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 2 हमने आज कर लिया है बच्चों, और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस बिंदास लर्निंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा ऐप है बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से, आपको वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो जहाँ पर चल रही है टेस्ट सीरीज MPPSC की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, UGC नेट की, ठीक है, और MP पुलिस की भी टेस्ट सीरीज वहां पे चल रही है। हमारे पढ़ाए हुए में से अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्जाम में 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन फंसे हैं, और जो अभी MPPSC का जो अभी मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें भी हमारे अधिकतर क्वेश्चंस फंसे हैं। ठीक है, ये इस चीज की जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल पर इसका एक क्लास मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको करंट अफेयर की PDFs वगैरह प्रोवाइड की जाती है, और आपको कोई भी PDF होगी वो इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।